हेलो फ्रेंड्स। माइंड क्या होता है, कैसे काम करता है, हमारी पर्सनैलिटी कैसे बनती है, हमारा बिहेवियर कैसे होता है, हम कैसे बिहेव करते हैं और फिर हम जानेंगे कि कैसे इस बिहेवियर को इम्प्रूव कर सकते हैं और बिहेवियर इम्प्रूवमेंट की टेक्निक्स क्या क्या हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के अंदर हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ये थोड़ा लंबा ज़रूर होगा लेकिन बहुत बेसिक है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है और आप सभी लोगों के ये काम आने वाला है। So, my dear friends, I am Dr. Pankaj Gupta from Conquer the Success, and I have 51 years of life experience and nearly 30 years of work experience. I am here committed for an unconditional happiness in your life through counselings, hypnotherapies, meditation, spirituality, past life regression, and life with life. So, stay connected. तो आइए सबसे पहले समझते हैं माइंड क्या होता है। लेट्स से दिस इज आवर माइंड और माइंड और ब्रेन में देयर इज अ डिफरेंस। ब्रेन क्या है? ब्रेन इज अ फिजिकल पार्ट जो हमारी बॉडी का एक पार्ट है और माइंड भी कह सकते हैं कि इट इज लाइक अ सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स इनसाइड द ब्रेन, राइट। अब माइंड को हम दो इंपॉर्टेंट फैकल्टीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, और कॉन्शियस माइंड इज वेरी स्मॉल, जस्ट 5%। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? कॉन्शियस माइंड इज बेसिकली द फैकल्टी ऑफ माय थिंकिंग, यानी हम जो सोचते हैं, हम जो डिसीजंस लेते हैं, एनालिसिस, रीजनिंग, ये सारी चीजें हमारे 5% कॉन्शियस माइंड से होती हैं। इसके बाद आता है हमारा बड़ा माइंड विच इज 95% ऑफ द माइंड, और 95% जो माइंड है इसको हम बोलते हैं सब कॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? सबकॉन्शियस माइंड जो है इट इज द सेंटर ऑफ माय इमोशंस, यानी आप समझ सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हमारे पास एक कैपेसिटी है सोचने की, वो हमारा कॉन्शियस माइंड करता है, और हमारे पास एक कैपेसिटी है फील करने की। तो हमारी जो फीलिंग्स हैं, किसी के प्रति प्यार है, किसी के प्रति गुस्सा है, ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होती हैं। इसके बाद हमारे जो एक्सपीरियंसेस हैं बचपन से लेके आज तक, जो हमारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो सब भी हमारे इस सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड होते हैं। कैसे स्टोर्ड होते हैं? दे आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ मेमोरी। सो ऑल आवर मेमोरी इज आल्सो इन द सबकॉन्शियस माइंड। इसके बाद हमारी जो हैबिट्स हैं, हैबिट्स भी हमारी सबकॉन्शियस माइंड से ही कंट्रोल होती हैं। इसके बाद हमारे वैल्यूज, वैल्यूज क्या होता है? वैल्यूज का मतलब है हमारी एक पर्सनल रूल बुक, हमारे संस्कार। और ये कहां से आते हैं? ये आते हैं, हमारी फैमिली वैल्यूज हो सकती हैं, हमारी रिलीजियस वैल्यूज हो सकती हैं, हमारी सोशल वैल्यूज हो सकती हैं। तो ये वैल्यूज भी जो है वो हमारी सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती हैं। और इसके बाद हमारी बॉडी के जो सारे नॉन वॉलेंटरी फंक्शंस हैं, नॉन वॉलेंटरी फंक्शंस मतलब वो सारे फंक्शंस जो हमारी बिना मर्जी के होते हैं। जैसे सांस अपने आप चलती है, हम तो नहीं सोचते सांस चलाने के लिए। खाना हम खा लेते हैं, लेकिन खाना डाइजेशन जो होता है इट इज अ नॉन वॉलेंटरी प्रोसेस। हार्ट बीटिंग है, सारे हमारे वाइटल फंक्शंस ऑफ द बॉडी दे आर नॉन वॉलेंटरी, राइट। अब समझते हैं कि बिहेवियर कैसे होता है। अब किसी भी सिचुएशन में हमारा बिहेवियर डिपेंड करता है कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड पर, यानी किसी भी सिचुएशन में हम क्या सोचते हैं और हम क्या फील करते हैं। आइए इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप इमेजिन करें कि आप 4 फ्रेंड्स हैं और आप एक कार में ट्रेवल करते हैं और पीछे से कोई आता है जो हॉकिंग करके, हॉर्न बजा के, जबरदस्ती डोमिनेट करके आपको ओवरटेक करके चला जाता है। अब चारों ने इंसिडेंट्स तो एक ही देखा है, लेकिन चारों का बिहेवियर जो है वो अलग अलग हो सकता है। जैसे पहला एक आदमी हो सकता है आपका फ्रेंड, जिसके मन में ये विचार आएगा कि यहाँ पे 90% लोगों में सेंस ऑफ ड्राइविंग नहीं है, इसलिए इसके साथ लड़के अपना मूड खराब करने का कोई फायदा नहीं है, इट इज बेटर टू अवॉइड, राइट। सो उसका जो बिहेवियर है सिचुएशन में क्या हो गया, ही इज
trying to avoid the situation. वहीं पर एक दूसरा आपका फ्रेंड हो सकता है और वो क्या करेगा, इसी सिचुएशन में वो अपना शीशा खोलता है और चिल्लाता है, गाली देता है। अब उसको इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये जो दूसरी गाड़ी वाला है तो ओवरटेक करके आगे निकल गया, वो तो सुनने वाला भी नहीं है कि जो ये कह रहा है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है दैट इज एंगर, राइट। तीसरा बिहेवियर, मेरे पास कई क्लाइंट्स आते हैं और उनका कहना है कि अगर सर हमें कोई इस तरह से ओवरटेक करे तो मुझे चाहे 50 किलोमीटर गाड़ी फालतू क्यों ना चलानी पड़े, लेकिन मैं उसको ओवरटेक करके रहूंगा। सो फीलिंग ऑफ कंपटीशन, इसने मुझे ओवरटेक किया है, अब मैं इसको ओवरटेक करके रहूंगा। सो द फीलिंग ऑफ कंपटीशन, राइट। और चौथा क्या सोच सकता है कि इसको निकाल और इसको पीटना भी है पकड़ के, रोड रेज और टेकिंग रिवेंज। अब सवाल ये आता है कि नॉर्मली हम लोग ये मानते हैं कि मेरा बिहेवियर दूसरे की वजह से है, चाहे वो दूसरे लोग हैं, चाहे वो हमारे हालात हैं, एक्सटर्नल सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं। लेकिन अगर ये सच है तो फिर इन चारों ने एक ही सिचुएशन तो एक्सपीरियंस किया है कि कोई गलत तरीके से ओवरटेक करके चला गया, तब तो इन चारों का बिहेवियर एक सा होना चाहिए। क्यों अलग है इन चारों का बिहेवियर? इसका मतलब है कि बाहर के जो सिचुएशंस हैं उनके अलावा भी कुछ और है जो मेरे बिहेवियर को गवर्न करती है, और वो क्या है? वो है हमारी पर्सनैलिटी, राइट। अब पर्सनैलिटी क्या होता है? पर्सनैलिटी इज नॉट समथिंग विच इज बिल्ट इन अ डे। Personality is sum total of all the experiences from the day we are born till now, right? अब ये छोटा सा एग्जांपल है, लेकिन हम यहां से लाइफ की 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पे सीख सकते हैं। पहली चीज क्या सीख सकते हैं दोस्तों? कि हम कभी भी अपने पास्ट से फ्री नहीं हो पाते हैं। अब ऐसे देखें, जैसे आपके पेरेंट्स के साथ आपका झगड़ा हो जाता है, आपकी वाइफ हस्बैंड के साथ झगड़ा हो जाता है, आपके बच्चों के साथ हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं कि देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ दिस रिलेशनशिप, राइट। जैसे आपका अपने पार्टनर से झगड़ा हो गया, तो आज जिस बात पे झगड़ा होता है आपको 10 बातें उसके अंदर ऑलरेडी इन्वॉल्व है, सो देयर इज अ हिस्ट्री। वो सारी चीजें ट्रिगर हो जाती हैं और वो आपको झगड़ा करने के लिए मोटिवेट करती है, राइट। लेकिन ये जो सिचुएशन है जहां पे एक अनजान आदमी आपको ओवरटेक करके चला गया, आपने देखा भी नहीं, आप जानते भी नहीं कि किसने किया है, देयर इज एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री इन्वॉल्व विद दैट पर्सन, लेकिन वहां भी अगर हमारा बिहेवियर अलग है, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी पर्सनालिटी यानी मेरा पूरा का पूरा पास्ट इस मेरे बिहेवियर में इन्वॉल्व हो जाता है। यानी कितना भी छोटे से छोटा मेरा एक रिफ्लेक्स एक्शन हो, मेरा एक नॉन वॉलंटरी बिहेवियर हो, वहां भी मेरा पूरी लाइफ का पास्ट उसमें इन्वॉल्व है। सो फर्स्ट थिंग टू लर्न थ्रू दिस एक्सपीरियंसेस दैट वी आर नॉट फ्री फ्रॉम अवर पास्ट, राइट। दूसरी चीज समझने के लिए ऐसा समझें कि जो इंसान इस सिचुएशन में अवॉइड कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि उसको ऐसा लगता होगा कि मैं अवॉइड कर रहा हूं तो कुछ गलत काम कर रहा हूं? नहीं, रादर उसको ये लगता है कि मैं अवॉइड कर रहा हूं वही सही है और लोग उसको गलत लगते हैं। अब जो दूसरा इंसान जो कि गुस्सा करता है, क्या उसको ऐसा लग रहा है कि मैं गुस्सा कर रहा हूं तो कुछ गलत काम कर रहा हूं? नहीं, उसको अपना बिहेवियर जस्टिफाइड लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जिस चैलेंज से अपनी लाइफ में गुजर रहे हैं, अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो आपसे डिफरेंट बिहेव कर सकता था। हम लोग जो अपने बिहेवियर को एक बड़े आइडियलिस्टिक पेडेस्टल पर रखते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसे कौन बिहेव करता है। मैं सुबह से शाम तक बहुत सारे क्लाइंट से मैं बात करता हूं, और ये जो एक स्टेटमेंट है ये बहुत बार मुझे सुनने को मिलती है। हस्बैंड जब वाइफ के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके मन में ये आता है, सर ऐसे कौन बिहेव करता है। पेरेंट्स जब बच्चे के बारे में बात करते हैं तो ये देखो ऐसे कौन बिहेव करता है। बच्चे पेरेंट्स के बारे में बात करते हैं, ऐसे कौन बिहेव करता है। सो द पॉइंट इज, हम सबको लगता है ऐसे कौन बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि हम अपने बिहेवियर को एक आइडियलिस्टिक पेडेस्टल पर रखते हैं। नाउ द थिंग टू लर्न थ्रू दिस एक्सपीरियंस इज कि दूसरे लोग इसी सिचुएशन में बहुत डिफरेंट भी मेरे से बिहेव कर सकते हैं, और जब मैं इस चीज को समझता हूं तो वो लोग जो मेरे से डिफरेंट सोचते हैं, मैं उनके बिहेवियर को, उनकी सोच को भी मैं अकोमोडेट कर पाता हूं, राइट।
तीसरी चीज जो हम यहां से समझ सकते हैं, इसको ऐसे समझें कि एक एग्जांपल लें, आप अपने घर में कुछ 4-5 आपने कांच के बर्तन ले लें, ग्लास जार्स आप ले लें, और उन सब में अलग अलग एक फ्लूइड भर दें। जैसे एक में तेल भर दिया, एक में पानी भर दिया, एक में दूध भर दिया, और एक को खाली छोड़ दें। अब आप एक पत्थर लें और उस पत्थर से आप चारों को मारें, कांच के हैं, क्या होगा, टूट ही जाएंगे, और क्या निकलेगा उसमें से, जो उसके अंदर पहले से भरा हुआ है, राइट। लेकिन ये जो बर्तन है, ये बर्तन बोलता है कि आज तक तो सर मेरे अंदर से कभी कुछ निकला नहीं है। अब वो कह तो सही रहा है, क्योंकि जिस दिन से बना है आज तक टूटा नहीं है, तो उसके अंदर से कुछ निकला तो नहीं है। और वो ये कहता है कि ये जो पत्थर है, यही रीजन है मेरे अंदर से पानी निकालने के लिए। हम उसको बोल सकते हैं कि आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है, लेकिन आपकी जो एनालिसिस है वो बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि अगर ये खाली पत्थर अगर किसी खाली बर्तन से टकराएगा तो ये उसको तोड़ तो सकता है, लेकिन उसमें से कुछ निकाल नहीं सकता। आप सोचिए, क्या पत्थर को मालूम है कि इस कंटेनर में पानी भरा है? क्या पत्थर की इंटेंशन है उसमें से पानी निकालने की? नहीं। ये पत्थर क्या कर रहा है? पत्थर सिर्फ उसको तोड़ रहा है और उसके अंदर से वही निकलता है जो उसके अंदर ऑलरेडी कंटेंट है। यानी ज्यादा से ज्यादा हम ये बोल सकते हैं कि स्टोन इज जस्ट अ ट्रिगर टू लेट द थिंग्स कम आउट विच आर ऑलरेडी कंटेन्ड इन दिस कंटेनर। पत्थर को नहीं मालूम इसके अंदर क्या भरा है, राइट। अब इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे याद आता है, कबीर का एक दोहा है, और कबीर बोलते हैं कि निंदक नेड़े राखिए, आंगन कुटी छवाए। क्या मतलब हुआ इसका? निंदक मतलब क्या है? निंदक मतलब क्रिटिक। निंदक नेड़े राखिए मतलब कीप द क्रिटिक क्लोज टू यू। कितना क्लोज? इतना क्लोज कि अपने आंगन में, इन योर कोर्टयार्ड, उसका मकान बना दो, उसकी झोपड़ी बना दो। क्यों? बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। बिना साबुन बिना पानी के, मतलब कोई खर्चा पानी नहीं लेता वो, और वो आपको निर्मल करता है, आपको क्लीन करता है। अब यहां पे कबीर को समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि क्रिटिक की तो कोई इंटेंशन नहीं है आपको क्लीन करने की, फिर वो क्लीन कैसे करता है? अब इस कॉन्टेक्स्ट से अगर हम समझेंगे तो हमें कबीर के इस दोहे का मीनिंग समझ में आ जाएगा। क्रिटिक क्या करता है? क्रिटिक जो है हमारे ऊपर हर क्षण पत्थर मार रहा है। पत्थर का मतलब क्या हुआ? कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा बिहेवियर जो मेरी एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट है, वही तो पत्थर है मेरे लिए। और ये क्रिटिक क्या करता है? जब मुझे क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका काम ही है कि मेरे अपोजिशन में ही वो कुछ बोलता जाता है, यानी हमेशा वो मेरे ऊपर पत्थर मारता है। अब वो तो सुधारना नहीं चाहता, उसका काम तो सिर्फ पत्थर मारना है, वो तो मजे ले रहा है पत्थर मारने के। लेकिन अगर मैं इस कॉन्टेक्स्ट से समझता हूं, और अगर उसके पत्थर मारने से मेरे अंदर से गुस्सा निकलता है, तो ही इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू नो कि मेरे अंदर क्या भरा है। जैसे बर्तन में जो भरा है पत्थर वही निकाल सकता है, इसी तरह से मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जो इमोशन भरी है वही निकलती है, और दूसरे का जो बिहेवियर है वो सिर्फ एक पत्थर की तरह से होता है। जो इंसान अवॉइड कर रहा है उसके अंदर हो सकता है कि एक फियर भरा हो, जो इंसान गुस्सा करता है उसके अंदर गुस्सा भरा है, जिसमें कंपटीशन भरा है उसमें से कंपटीशन ही निकलेगा। अब ये जो क्रिटिक है, जब ये मेरे ऊपर पत्थर मारता है, ये जब मेरे एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट बिहेव करता है, जब ये मुझे बार बार गलत कहता है, और अगर मेरे अंदर से गुस्सा निकला, तो मतलब ही इज गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड कि मेरे इस सबकॉन्शियस कंटेनर में क्या इमोशन भरी है। और जब मुझे पता लगता है कि मेरे अंदर गुस्सा भरा है, तो फिर मैं उस पर काम कर सकता हूं। और अगर मैं उस पर काम करता हूं तो थोड़े दिन में क्या होगा? अब वो पत्थर मेरे ऊपर मारता जा रहा है, वो मुझे क्रिटिसाइज करता जा रहा है, लेकिन मेरे मन में क्या विचार आएगा? आई विल स्टार्ट अवॉइडिंग इट, आई मे स्टार्ट अवॉइडिंग इट। अब मैं उसको अवॉइड कर रहा हूं, इसका मतलब क्या हो रहा है? अब मेरे कंटेनर में गुस्सा नहीं भरा है, आई हैव अवॉइडेंस। अवॉइडेंस मतलब मे बी आई एम एट पीस विद माई सेल्फ। यानी अब उसने तो कोई इंटेंशन नहीं थी, लेकिन अब मेरे मन में गुस्से से चेंज होकर मेरी इमोशन जो है, इट इज एट पीस विद दिस पर्सन। और फिर थोड़े दिन अगर हम और काम अपने ऊपर करते हैं, तो हमारे अंदर एक ये फीलिंग भी आ सकती है, बेचारा कितनी मेहनत करता है मुझे ब्लेम करने के लिए, मेरी गलतियां निकालने के लिए। यानी एक फीलिंग ऑफ कंपैशन हमारे अंदर आ सकता है।
अब कबीर के दोहे को अब यहां समझते हैं कि क्रिटिक की कोई इंटेंशन नहीं है हमें साफ करने की, लेकिन क्योंकि वो मेरी इमोशंस को चेक करने में मदद करता है और मैं अगर उस पर काम करता हूं तो मेरा गुस्सा एक पीस में कन्वर्ट हो सकता है, और मैं फर्दर काम करता हूं तो ये पीस जो है एक कंपैशनेट बिहेवियर में कन्वर्ट हो सकती है। राइट? अब ये जो मैंने आपको बताया कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड ये दोनों मेरे बिहेवियर को गवर्न करते हैं, दिस इज प्योरली अ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट। अगर हम देखें प्रैक्टिकली तो कॉन्शियस माइंड जो है इट इज वेरी स्मॉल, जस्ट 5% ऑफ इट, और जो मेरा सबकॉन्शियस माइंड है इट इज वेरी बिग, 95%। इसका मतलब क्या हुआ? अंडर ऑल प्रैक्टिकल सिचुएशंस ऑफ माय लाइफ माय सबकॉन्शियस माइंड इट गवर्न्स माय बिहेवियर। ये कॉन्शियस माइंड का ज्यादा रोल नहीं होता है मेरे बिहेवियर में। अब हम इसको थोड़ा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि हम सब जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, राइट? तो कौन जानता है? कॉन्शियस माइंड जानता है कि सबकॉन्शियस माइंड जानता है? अच्छा, कॉन्शियस माइंड में इनपुट्स कहां से आती हैं? हमारे कॉन्शियस माइंड में इनपुट्स जो आती हैं दे कम फ्रॉम दी सेंस ऑर्गन्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नॉलेज है जो हमें किताबों से मिलती है, जो हमें दूसरों से सुन के मिलती है, ये कॉन्शियस माइंड में ही जाती है। तो ये कौन जानता है कि मेरा गुस्सा गलत है? एंगर नोज, सॉरी, माय कॉन्शियस माइंड नोज दैट एंगर इज बैड। अब देखिए, हम ये सब जानते हैं कि गुस्सा करना गलत है, फिर तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। जैसे हम जानते हैं कि पॉइजन पीना गलत है, तो जब तक सुसाइड नहीं करना हो तब तक हम पॉइजन तो नहीं पीते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि हम ये जानते हैं एंगर इज बैड और उसके बाद भी हम गुस्सा करते हैं? तो आए इस चीज को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। अब कॉन्शियस माइंड को तो मालूम है कि भैया गुस्सा करना गलत है। अब लेट अस सी कि एंगर से लेकर रिलेटेड मेरे सबकॉन्शियस में क्या सिचुएशन है। अब मेरे सबकॉन्शियस में क्या है? द सेंटर इज एक्सपीरियंसेस। अब देखते हैं कि हमारे गुस्से से रिलेटेड हमारे एक्सपीरियंसेस क्या है। आप देखें, जब हम पैदा हुए, एक छोटे बच्चा घर में है, मतलब हम एक छोटे बच्चे थे जब हम पैदा हुए, हमने देखा घर में माँ बाप की लड़ाई होती है, थोड़ी होती हो ज्यादा होती हो, हर घर में होती है। कौन जीतता है? किसकी बात मानी जाती है? जो गुस्सा करता है। और बड़े हुए, हम स्कूल गए, वहां पे टीचर की बात माननी पड़ती है। क्यों माननी है टीचर की बात? नहीं मानेंगे तो टीचर गुस्सा करेगा। और बड़े हुए, मूवी देखी तो हु इज द हीरो? एंग्री यंग मैन। यानी क्या हुआ कि मेरे एक्सपीरियंसेस से एंगर it got associated with domination, राइट? जो बचपन, और अगर मैं ये कहूं कि अब इसके पास, सबकॉन्शियस माइंड के पास तो कोई थिंकिंग फैकल्टी नहीं है, कोई रीजनिंग एबिलिटीज नहीं है, इफ आई हैव टू यूज द राइट वर्ड फॉर द सबकॉन्शियस माइंड, आई वुड से दैट इट एक्वायर्स विजडम थ्रू द एक्सपीरियंसेस, राइट? सो अब क्या हुआ? एंगर जो है इट गॉट एसोसिएटेड विद डोमिनेशन, राइट? अब एसोसिएशन क्या होता है? एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है साइकोलॉजी के अंदर, तो इसको हम समझते हैं व्हाट इज एसोसिएटिव बिहेवियर। जैसे एक रशियन साइंटिस्ट हुए पावलोव, उन्होंने कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट किया। बहुत कॉमन एक्सपेरिमेंट है, आप शायद जानते भी होंगे। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट फेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुत्ते को एक ब्रेड दी और कुत्ते के मुंह से पानी आया, ला रही है, सलाइवेशन प्रोसेस शुरू हो गया। थोड़े दिन तक ये प्रोसेस चलता रहा, कुत्ते को ब्रेड दी जाती है और कुत्ते के मुंह से पानी आता है। नाउ द सेकंड फेज ऑफ द एक्सपेरिमेंट वाज कि पहले घंटी बजाई जाएगी, फिर उसको ब्रेड दी जाएगी और फिर कुत्ते के मुंह से पानी आता है, राइट? यानी क्या प्रोसेस हो गया? सेकंड प्रोसेस, बेल बजेगी, ब्रेड दी जाएगी और कुत्ते के मुंह से पानी आएगा। अब थोड़े दिन के बाद उन्होंने तीसरा प्रोसेस लेकर आए। क्या तीसरा प्रोसेस था? घंटी बजी, ब्रेड नहीं दी, लेकिन फिर भी कुत्ते के मुंह से पानी आ गया। अब यहां पर क्या हुआ? थ्रू दी एक्सपीरियंसेस कुत्ते के मन में ब्रेड का आना और घंटी का बजना, ये दोनों एसोसिएट हो गए। और देखें कि ये जो मुंह से लार आती है या जो सलाइवेशन होता है, दिस इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ माय नॉन वॉलंटरी फंक्शन ऑफ द बॉडी। हमें सोचकर मुंह से पानी नहीं निकालते हैं। और मुंह से पानी आने का जो कनेक्शन है आवाज के साथ तो बिल्कुल नहीं है।
हम उसकी खुशबू, खाने की अच्छी खुशबू से हमारे मुंह में पानी आ सकता है, हमें उसकी स्वाद से मुंह में पानी आ सकता है, लेकिन घंटी की आवाज से क्या लेना देना है। लेकिन फिर भी हमारे एक्सपीरियंसेस की वजह से जो चीज सही नहीं थी, जो कि नेचुरल नहीं थी, वो भी कंडीशनिंग हो गई, वो भी एसोसिएशंस हो गई, और कुत्ते के मुंह में पानी सिर्फ घंटी के बजने से आने लगा। राइट नाउ विद दिस बैकग्राउंड वी कैन अंडरस्टैंड कि इसी तरह से जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं वहां पर गुस्सा और डोमिनेशन एसोसिएट हो गया। राइट अब डोमिनेशन क्या है? डोमिनेशन इज बेसिकली इट इज द पार्ट ऑफ माय ईगो। और मेरा अहंकार क्या चाहेगा? मेरा बस चले तो मैं चाहूंगा दुनिया में हर इंसान मेरी बात माने। लेकिन हम जानते हैं कि हर इंसान तो हमारी बात नहीं मान पाएगा दुनिया में। तो फिर हम क्या करते हैं? हमारा माइंड कॉन्स्टेंटली इवेल्युएट करता है। पहली चीज, वेयर कैन आई डोमिनेट? मैं कहां डोमिनेट कर सकता हूं? कहां कर सकते हैं हम लोग डोमिनेट? अपने से वीक पर। चाहे वो हमसे फिजिकली वीक है, फाइनेंशियली वीक है, पोजीशन में वीक है, सिचुएशन में वीक है, इमोशनली वीक हो सकता है वो हमसे। यानी पहली चीज जो मेरा माइंड इवेल्युएट करता है वो ये कि मैं कहां पर स्ट्रांग हूं या कौन है जो मेरे से वीक है। राइट दूसरी चीज जो मेरा माइंड हमेशा इवेल्युएट करता है, दैट इज वेयर आई वांट टू डोमिनेट। अभी 1 मिनट पहले मैंने कहा कि हम चाहते हैं दुनिया में सब जगह डोमिनेट करना, लेकिन क्या कोई ऐसी जगह है जहां हम डोमिनेट नहीं करना चाहते हैं? यस, व्हेन यू लव समवन, जहां प्यार होता है, लव नेवर वांट्स टू डोमिनेट। और आपने देखा होगा कि पेरेंट्स जो है वो बच्चे के बिहेवियर में इतने टेंट्रम्स बर्दाश्त करते हैं। इसलिए नहीं बर्दाश्त करते कि वो छोटा है। अगर छोटे के बर्दाश्त करने होते तो पड़ोसी के बच्चे के भी उतने ही टेंट्रम्स वो बर्दाश्त कर लेते। नहीं, अगर पेरेंट्स बच्चे के टेंट्रम बर्दाश्त करते हैं तो सिर्फ इसलिए बिकॉज देयर इज अ लव एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स है, आप देखिए कॉलेज कैंटीन में एक इंसान दूसरे का घंटों वेट करता है, और जब दूसरा आ जाता है तो छोटा मोटा जो है शिकायत हो सकती है, लेकिन फिर हम एक दूसरे के प्रेजेंस को एंजॉय करते हैं। यानी हम भी तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड्स के कितने टेंट्रम्स बर्दाश्त करते हैं। कब तक करते हैं? टिल देयर इज लव इन द रिलेशनशिप। राइट तो क्या हुआ कि मेरे माइंड ने हर सिचुएशन में इवैल्यूएट करता है, फर्स्ट थिंग वेयर कैन आई डोमिनेट, कहां पर मैं पावरफुल हूं, एंड द सेकंड थिंग इज कि कहां पर इस पर्टिकुलर मोमेंट में प्यार नहीं है। राइट और जब ये दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई होती है तो अंदर से एक सिग्नल आता है दैट डोमिनेशन इज पॉसिबल। अब क्योंकि डोमिनेशन इज पॉसिबल तो डोमिनेट करने के लिए मेरे पास अस्त्र क्या है? एंगर। यही तो एसोसिएट हुआ है मेरे एक्सपीरियंसेस से। अब ये जो मेरा 95% माइंड है, सबकॉन्शियस माइंड, ये जानता है कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जहां मैं पावरफुल हूं, जहां प्यार नहीं है, इस सिचुएशन में एंगर इज गुड बिकॉज इट विल हेल्प मी टू डोमिनेट। और मेरा जो कॉन्शियस माइंड है ये हमेशा यही जानता है कि एंगर इज बैड। अब किसकी चलेगी? ऑब्वियसली 95% की। और गुस्सा हो जाता है। आप देखिए भाषा कितनी बढ़िया है। हम कभी ये नहीं बोलते हैं कि मैंने गुस्सा किया, हम हमेशा बोलते हैं दूसरे ने गुस्सा दिलवा दिया, मैं गुस्सा हो गया। हम कभी ऐसे ओनरशिप नहीं लेते हैं। राइट और क्या होता है जब हम गुस्से में होते हैं तो गुस्सा भी लाइक एनी अदर इमोशन परमानेंट तो नहीं है, इसकी भी पीक्स एंड वैलीज तो चलती रहती हैं। अब जब ये पीक पे होता है, हाँ ये हो सकता है कि उसके डैमेजेस परमानेंट हो सकते हैं, लेकिन जब पीक पर हो गया और उतर के जब वो नॉर्मल आ गया, अब क्या होता है? अब मेरा जो कॉन्शियस माइंड है ये एक्टिव एंड अलर्ट हो जाता है और ये कसम खाता है कि मैं अगली बार गुस्सा नहीं करूंगा, इस सिचुएशन में गुस्सा नहीं करूंगा। और मैं आपको बताता हूं, मेरे पास जब हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप केसेस आते हैं तो मैं ये देखता हूं कि हमारे पास लड़ने के लिए रोज कोई नया टॉपिक नहीं है। हम उन्हीं दो बातों पर रोज दिन में 4 बार लड़ते हैं और 10 साल में तलाक की नौबत आ जाती है। हम जब अपने पार्टनर को कुछ बोलते हैं तो बोलने से पहले पता होता है कि इसका रिप्लाई क्या आने वाला है। यानी इतनी ड्रेस रिहर्सल इन डायलॉग्स की हो चुकी है। कितनी बार हम नहीं सोचते कि अपने पार्टनर से हम इस बात पर नहीं लड़ेंगे, लेकिन फिर इन द स्पर ऑफ इमोशंस वो गुस्सा हो जाता है। और जब हम सोचते हैं कि नहीं लड़ेंगे और फिर गुस्सा हो जाता है तो फिर एक फीलिंग आती है, आई एम इन गिल्ट, कि मुझे लगता है इतना छोटा सा भी काम है जो मैं नहीं कर पाता हूं।
राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि जो 95% है यही मेरे बिहेवियर को गवर्न करता है। नाउ क्यों मैंने आपको एंगर के बारे में इतना डिटेल में बताया? बिकॉज एंगर is one of the many emotions in the subconscious mind. Like anger, there are many emotions. जैसे fear है, guilt है, trauma है, unhappiness है, jealousy है, hatred है, lack of love, self criticism and many emotions. अब ये तो मैंने आपको बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके मैंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बताया कि जो इमोशन मेरे अंदर है वही मेरे अंदर से बाहर आती है, लेकिन मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड है इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स कंटेनर, इट इज अ मिक्स ऑफ इमोशंस। कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर गुस्सा है और सिर्फ डर नहीं है, या जिसमें डर है और उसमें गुस्सा नहीं है। हम सबके अंदर गुस्सा भी है, डर भी है, गिल्ट भी है, ट्रॉमास भी है, अनहैप्पीनेस भी है, जेलसी भी है, हर चीज के अंदर मौजूद है। और जिस मोमेंट पर जब जो इमोशन डोमिनेटिंग होती है वही मेरे बिहेवियर को गवर्न करती है। जैसे कई क्लाइंट्स मुझे इस बात को बोलते हैं कि सर जब मुझे गुस्सा आता है, आई एम रिमेम्बरिंग अ केस, एक क्लाइंट ने मुझे कहा कि सर जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे गुस्से से सब डरते हैं, चाहे वो घर में मेरे परिवार के लोग हों या मेरे ऑफिस के लोग हों। ही इज अ बिजनेसमैन। लेकिन जब मुझे डर लगता है तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि सर एक डरने वाली पर्सनालिटी इतना गुस्सा टेरिफाइंग कैसे हो जाता है, और इतना गुस्सा करने वाली पर्सनालिटी डर कैसे सकती है। तो मैं उनको बोलता हूं कि जब आपके मन में गुस्सा आता है उस टाइम पे आप में डर नहीं होते, और जिस मोमेंट पे आप में डर होता है उस टाइम में आपके मन में गुस्सा नहीं होता। यानी हमारी इमोशंस जो हैं वो बदलती रहती हैं, और जिस मोमेंट पे जो इमोशन डोमिनेटिंग होती है वही मेरे बिहेवियर को ड्राइव करती है, गवर्न करती है। राइट? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि बिहेवियर चेंज होने में कितना टाइम लगता है, जब ये सवाल मैं अपने क्लाइंट से पूछता हूं तो लोगों का होता है नॉर्मली 100 डेज, 3 महीने, साल भर ऐसा लग जाता है। और मैं आपको बोलता हूं, यू माइट बी सरप्राइज टू नो कि बिहेवियर एक चुटकी बजाने की देर में हो जाता है। इन द स्नैप ऑफ अ फिंगर द बिहेवियर गेट चेंज्ड। कैसे? इसको एक एग्जांपल से फिर समझते हैं। मेरे पास एक केस आया थोड़े दिन पहले जहां पे पेरेंट्स मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि एक रात पहले मम्मी का और उस बच्चे का बहुत ज्यादा झगड़ा हो चुका है। क्या हुआ? मम्मी गुस्से में थी, मम्मी ने डांट दिया और इतनी तरह बुरी तरह डांट दिया कि मर गया तू मेरे लिए और मैं मर गई तेरे लिए और आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना, एंड ऑल द डायलॉग्स दैट यू कैन अंडरस्टैंड। अब बच्चा 12 साल का है, जितना बुरा माँ ने बोला उतना ही बुरा बच्चे ने भी बोला। राइट? अब मम्मी ने उसकी पिटाई कर दी। जैसे ही पिटाई की, बच्चा अपना अब तो कुछ कर नहीं सकता था, अब वो गया अपने कमरे में और उसने जाके अंदर से कुंडी बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी अंदर से कुंडी बंद की, मां के अंदर जो एक डोमिनेटिंग इमोशन अब तक एंगर थी, इमीडिएटली इट चेंज टू फियर। और जैसे ही इमोशन चेंज हुई फियर में, उसकी डायलॉग डिलीवरी चेंज हो गई, उनका वॉल्यूम लो हो गया, डायलॉग पिच चेंज हो गई, और प्यार से जाके वो बोलती है कि बेटा बाहर आओ, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं, मैं क्या माँ को डांटने का भी हक नहीं है, एंड ऑल द डायलॉग्स दैट शी हैज टू से। सो कितना टाइम लगा बिहेवियर चेंज होने में? इट इज जस्ट 1 सेकेंड। और आप इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप अपने आप को एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि सुबह से शाम तक कितनी बार हमारा बिहेवियर चेंज होता है, और 1 सेकेंड लगता है हमारे बिहेवियर को चेंज होने में। राइट? टाइम जो लगता है वो लगता है हमारी हैबिट्स को चेंज होने में, हमारी इमोशंस को चेंज होने में टाइम लगता है। राइट? तो ये चीज आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज नाउ वेरी क्लियर। अब समझते हैं कि ये हमें प्रॉब्लम समझ में आ गई। यानी अगर आज आपके मन में कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपका बिहेवियर है, प्राइमरीली क्यों हो रहा है? क्योंकि
बचपन से आज तक जो आपके एक्सपीरियंसेस हुए हैं, जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि जब हम पैदा हुए, कोई एक बच्चा जब पैदा होता है उसके मन में कोई भी नेगेटिव इमोशंस नहीं होती है, तो ये सारी नेगेटिव इमोशंस कहां से आती हैं? दे कम फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस। जैसे एक्सपीरियंस से हमने देखा एंगर आता है हमारे बिहेवियर में, ऐसे ही एक्सपीरियंसेस से मेरी और इमोशंस हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। यानी आज जो आपकी सिचुएशन है, उस सिचुएशन में जो आप बिहेव करते हैं, योर बिहेवियर इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट यू हैड अंडरगॉन। और बहुत बार आप एक विक्टिम ही होते हैं उन एक्सपीरियंसेस के। जैसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जो कि डिसफंक्शनल फैमिली से हैं, यानी बचपन में उन बच्चों को प्यार नहीं मिला, या पेरेंट्स ने अगर दिया भी तो इनको लगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे प्यार नहीं करते हैं। उन्होंने पिटाई भी बहुत सहन की है बचपन में, स्कूल गए हैं तो कहीं कोई अब्यूजिव बिहेवियर हुआ है, कोई बुलिंग हुई है, रिलेशनशिप में अगर रहे हैं तो ब्रेकअप्स हुए हैं, ब्रेकअप्स की वजह से एक फियर्स आ गए हैं, एक डिस्ट्रस्ट की फीलिंग आ चुकी है, शादियां हो चुकी हैं, शादियों में अगर रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो वो जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे सो बहरहाल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, द डे वी आर बोर्न टिल टुडे, all the experiences they are stored in the subconscious mind, they build my personality, और उसी के हिसाब से जो इमोशन जब डोमिनेटिंग होती है वही मेरे बिहेवियर को गवर्न करती है। तो जब आप पहले सेशन में मेरे पास आते हैं तो मैं आपसे पहले आपकी केस डिटेल्स में लेता हूं, पहले वो जो करंट प्रॉब्लम्स हैं, और फिर आपके पास्ट के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि बचपन से आज तक आपके इंपॉर्टेंट इंसिडेंसेस क्या हुए हैं, और वहां से एनालाइज करते हैं दैट व्हाट इज योर पर्सनालिटी और व्हाट इज द डोमिनेटिंग इमोशन। अगर आपके मन में कोई फियर है, अगर आपके मन में कोई एंगर है, अगर आपके मन में लैक ऑफ लव है, कोई गिल्ट है, कोई कॉम्प्लेक्सेस हैं, तो फिर उसके हिसाब से आपके आगे के ट्रीटमेंट के सेशंस जो हैं वो प्लान किए जाते हैं, राइट। तो अब ये मैंने जो समझाया सिर्फ इसके लिए ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाएं। नाउ लेट अस सी कि अब हम इसको इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, राइट। अब देखें, जब हम इस 5% माइंड पर काम करते हैं, दिस इज नोन एज काउंसलिंग। काउंसलिंग क्या होती है? क्योंकि मैं एक लॉजिकल फैकल्टी से बात कर रहा हूं, इसका मतलब काउंसलिंग इज टू गिव अ न्यू पर्सपेक्टिव टू लुक एट थिंग्स। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं काउंसलिंग कराने से ना तो आपकी लाइफ की चैलेंजेस चेंज होने वाले हैं, ना दूसरों का बिहेवियर चेंज होने वाला है। फिर काउंसलिंग से क्या एडवांटेज मिलता है? काउंसलिंग चेंजेस योर पर्सपेक्टिव टू लुक एट थिंग्स, और जब आप नए नजरिए से, नए दृष्टिकोण से जब आप अपनी लाइफ के इंसिडेंसेस को देखते हैं, अगेन देन यू फील एन इंप्रूवमेंट। और मेरे पास जो क्लाइंट्स आते हैं जो सिर्फ काउंसलिंग करते हैं, दे गिव मी अ फीडबैक दैट देयर experiences, or their improvement is 50 to 60%. Now what is an improvement, इसको भी हम डिफाइन करते हैं। अगर हम देखें, ये एंगर, फियर, गिल्ट, ये सब नाम है, but it gives me only one emotion, that is unhappiness। और मुझे लाइफ में क्या चाहिए? चाहे मुझे अच्छा करियर चाहिए हो, अच्छे पैसे चाहिए हो, अच्छे पार्टनर चाहिए हो, अच्छी हेल्थ चाहिए हो, आई नीड ओनली वन थिंग इन लाइफ, एंड माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज हैप्पीनेस। और जब मैं कहता हूं कि 50 to 60% इंप्रूवमेंट, आई मीन देयर इज अ 50 to 60% इंप्रूवमेंट इन हैप्पीनेस, राइट। अब ये भी काउंसलिंग में ज्यादा है। मेरे पास दो ऐसी गुरु की कृपा से ऐसी नॉलेज है जो कि काउंसलिंग से हटकर है, थोड़ा एक्स्ट्रा है। पहली चीज क्या है? आई एम ऑल्सो अ हिप्नोथेरेपिस्ट, मतलब अभी हम उसकी बात करने वाले हैं। माई एक्सपीरियंस इज हाउ टू वर्क ऑन दी सबकॉन्शियस माइंड ऑल्सो। तो मैं जब काउंसलिंग भी करता हूं तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हमारा डेटा जो है वो सबकॉन्शियस में जाता जाए, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज, आई एम अ स्पिरिचुअल काउंसलर, आई कम फ्रॉम स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, और सिवाय स्पिरिचुअलिटी के कोई भी आपको अनकंडीशनल हैप्पीनेस में नहीं ले जा सकता है।
कैसे हमारी स्पिरिचुअल काउंसलिंग साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से बेटर है, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो में लेके आने वाला हूं। लेकिन कम शब्दों में मैं सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि अगर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग मुझे अनकंडीशनल हैप्पीनेस में ले जाती तो डॉक्टर फ्राइड, जो कि फादर ऑफ साइकोलॉजी हैं, या और भी जितने चेन ऑफ साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, उनमें से कोई भी अनकंडीशनल हैप्पीनेस को अचीव नहीं हुआ है। रादर जब फ्राइड मरता है, ही डाइज इन लॉट ऑफ पेन्स, राइट। और अगर हम इधर देखते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, चाहे वो गौतम हो, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे वो कबीर हो, चाहे वो नानक हो, ये सब वो लोग हैं जिनकी लाइफ के चैलेंजेस हमसे कई गुना ज्यादा थे। हमें आज सूली पर नहीं लटकाया जा रहा है, आज हमारे बच्चों को तेल के कड़ाहों में डाल के नहीं जलाया जा रहा है, हम उतने पेन में नहीं हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सब वो लोग हैं जो कि अनकंडीशनल हैप्पीनेस को इन्होंने अचीव किया है। सो बिना स्पिरिचुअलिटी के अनकंडीशनल हैप्पीनेस इज नॉट पॉसिबल। सो मैं गुरु की कृपा से आई have an acknowledge and experience about spirituality. तो जब मैं काउंसलिंग भी करता हूँ, I include lot of spiritual dimensions into this, which gives you a happiness. So बहरहाल मेरे क्लाइंट्स को 50-60% इंप्रूवमेंट मिल रहा है, I am very happy. लेकिन काउंसलिंग करने से कभी भी 100% इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो मेरे 95% के जो एक्सपीरियंसेस हैं, पुराने जो एक्सपीरियंसेस हैं, ये हमेशा बाउंस बैक करते हैं और कभी भी 100% इंप्रूवमेंट नहीं आने देते हैं, राइट। और अगर मुझे 100% इंप्रूवमेंट चाहिए, देन वी वर्क एट द सबकॉन्शियस माइंड एंड दैट इज नोन एज हिप्नोथेरेपी। अब हिप्नोथेरेपी में क्या करते हैं? हिप्नोथेरेपी में सबसे पहले हम क्लीन करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज दैट वी क्लीन। तो क्या क्लीन करते हैं? मेमोरी क्लीन कर सकते हैं क्या? नहीं। जब मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन करता हूं लोगों की, तो पिछले जन्म की मेमोरीज भी रिकॉल हो जाती हैं, तो मेमोरी तो वॉश नहीं की जा सकती। लेकिन अब सवाल ये आता है, क्या मेमोरी को वॉश करना जरूरी है? ये जो मेरा बिहेवियर है, इट इज नॉट गवर्न्ड बाय द मेमोरी और द इंसिडेंसेस, बट इट इज गवर्न्ड बाय द इमोशंस दैट वी कैरी बाय द एक्सपीरियंसेस। इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपके कोई एक बहुत क्लोज फ्रेंड है और एक दिन आपको पता लगता है कि उनके फादर की डेथ हो गई। ऑब्वियसली यू विल फील बैड अबाउट हिम। और एक दिन आपको पता लगता है कि आपके अपने फादर की डेथ हो गई। इंसिडेंट सेम है, डेथ ऑफ द फादर। डू यू थिंक यू विल हैव द सेम इमोशंस? ऑब्वियसली देयर विल बी अ सैडनेस, मोर अमाउंट ऑफ सैडनेस, मोर अमाउंट ऑफ मिसिंग योर ओन फादर। अब मुझे याद आता है एक और केस मैं आपको बताता हूं। बहुत साल पहले एक लड़का मेरे पास आता था, ये वाज सेकंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट, और टॉल हैंडसम, मोर देन 6 फीट हाइट। और एक दिन उसका फोन आया और उसने कहा कि सर, मैंने अपने फादर को इतनी जोर से हिट किया है उनकी चेस्ट पे कि वो अभी बेहोश हैं, एक आध रिब तो उनकी टूट चुकी है, और आपकी बात मानते हैं तो आप उनको फोन करके बोलना, नहीं तो वो ईगो में आके हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, कुछ हो गया तो लोग मुझे ब्लेम करेंगे। अब ये बच्चा क्यों अपने फादर को इतनी जोर से हिट कर पाया? क्योंकि उसने देखा था कि उसके फादर शुरू से शराब पी के आना, माँ को मारना, माँ को अब्यूज करना, इसकी पिटाई होती थी, इसकी बहन की पिटाई होती थी। यानी क्या हुआ कि जैसे ही अब ये लड़का बड़ा है, जैसे ही अब फादर आते हैं घर में, अगर पिए हुए हैं और जरा भी उन्होंने टेढ़ी नजर से देखा, तो ये उनको मारने के लिए दौड़ता है। जो बेटा अपने बाप की रिब्स तोड़ सकता है मुक्का मार के, जब उसको पता लगेगा कि उसके फादर की डेथ हो गई, डू यू थिंक ही विल फील सैड और रिलैक्स्ड? ही वुड बी रिलीव्ड, राइट। सो इट इज नॉट दैट कि कौन सा एक्सपीरियंस मेरे बिहेवियर को गवर्न करता है, इट इज बेसिकली उस एक्सपीरियंस से मेरी इमोशंस क्या हैं, और वो इमोशंस ही मेरे बिहेवियर को गवर्न करती हैं। सो व्हेन आई से कि हम हिप्नोथेरेपी में जब हम क्लीन करते हैं, सो व्हाट डू वी क्लीन? वी बेसिकली क्लीन द नेगेटिव इमोशंस। यानी वो मेमोरीज तो आपको फिर भी रहेंगी, लेकिन अब उनकी वजह से आपके प्रेजेंट और फ्यूचर के बिहेवियर में अब अफेक्ट नहीं आएगा, राइट। आफ्टर द क्लीनिंग, then the second thing is that we need to do the healing. आप ऐसे सोचें, जब हाथ पे चोट लगती है तो हम पहले डिटॉल लगा के उसको क्लीन करते हैं, फिर ऑइंटमेंट लगा के उसको हील करते हैं। इसी तरह से जो मेरे बचपन से जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्या उन्होंने मेरे मन में जख्म नहीं दिए हैं? आज भी हमें कोई पुरानी बात दुख भरी याद आती है तो आंखों से आंसू निकल आते हैं। यानी वो जो जख्म है वो हमारे मन पर आज भी निशान डाले हुए हैं। यानी बचपन से आज तक
जो मेरे पेनफुल एक्सपीरियंसेस हुए हैं उन्होंने भी मेरे सबकॉन्शियस माइंड पर वो जख्म दे रखे हैं. द स्कार्स एंड वुंड्स आर देयर ऑन द सबकॉन्शियस माइंड. तो फिर क्या करना होगा, उनकी हीलिंग करनी होगी. एंड एज आई सेड, सिंस आई कम फ्रॉम द स्पिरिचुअल बैकग्राउंड, I do healing at two levels. One is at the subconscious level where their experiences are there, and the second is at the level of soul. क्योंकि जब हम एक कंसिस्टेंट पेन से गुजरते हैं तो हमारी सोल भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है, राइट? तो फिर सोल हीलिंग भी की जाती है. अब आपने हीलिंग करा ली, बिल्कुल ठीक हो गए, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि अब लाइफ में एक्सपीरियंसेस होने बंद हो जाएंगे? नहीं, लाइफ में एक्सपीरियंसेस फिर चलते रहेंगे, फिर नेगेटिव इमोशंस आएंगी, फिर हमारे बिहेवियर को इफेक्ट करेंगी. तो फिर आप बार बार काउंसलर के पास आते रहेंगे, हिप्नोथेरेपिस्ट के पास आते रहेंगे? नहीं. इसको ऐसे समझे कि जैसे जब हम छोटे थे हमें मम्मी ने नहलाना सिखा दिया था, राइट? अब आज हम सुबह से शाम तक फिजिकल वर्क करते हैं, हम पसीना भी आता है, डर्ट एंड डस्ट भी होता है बॉडी में, बस स्मेल भी आती है. क्या हम परेशान होते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम जाएंगे, 5 मिनट नहा के आ जाएंगे तो हम एकदम से फ्रेश हो जाएंगे, राइट? जैसे हम ये फिजिकल बात लेते हैं, ऐसे ही मैं आपको सिखाऊंगा हाउ टू मेंटेन द हील्ड स्टेट ऑफ माइंड. आप बस डेली एक साइकोलॉजिकल बात लेंगे ताकि जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी मेमोरीज जनरेट हुई हैं, वो क्लीन होती जाएंगी एंड यू विल मेंटेन योर हील्ड स्टेट ऑफ माइंड फॉर एवर. जैसे हम अपनी फिजिकल क्लीनिंग करते हैं और एक फिजिकल क्लीनिंग स्टेट को हम मेंटेन कर पाते हैं, राइट? अब सवाल ये आता है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली, क्लीन कर लिया, हील कर लिया, मेंटेनेंस सीख गया, लेकिन किसके लिए? ये तो मेरी डेस्टिनेशन नहीं थी. सो next important step is that we feed the positive emotions. अब मैंने आपको बताया कि सबकॉन्शियस माइंड में ये सब नेगेटिव इमोशंस स्टोर्ड है. तो फिर हैप्पीनेस कहां होगी? हैप्पीनेस भी तो यहीं स्टोर्ड है, कॉन्फिडेंस भी यहीं स्टोर्ड होगा, करेज, जॉय, थ्रिल एंड ऑल दीज पॉजिटिव इमोशंस. और ये हमने जो क्लीनिंग, हीलिंग मेंटेन किया किसके लिए? ताकि हम पॉजिटिव इमोशंस को इसमें फीड कर पाए. और जैसे ही पॉजिटिव इमोशंस फीड हो जाती हैं, इमीडिएटली मेरा बिहेवियर चेंज हो जाता है. इसके ऊपर हमने बात कर ली है कि जो भी डोमिनेटिंग इमोशन है वही मेरे बिहेवियर को चेंज करती है, राइट? सो आज के वीडियो में इतना ही. आप लोगों का स्वागत है. अगर कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी आपके अंडरस्टैंडिंग इश्यूज हैं या कोई भी पास्ट के ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको पेन दे रहे हैं, आपके बिहेवियर को इफेक्ट करते हैं, आपके मन में किसी भी तरीके की सैडनेस या अनहैप्पीनेस है, फॉर व्हाट एवर रीजन, आप लोग मेरे पास आए और मैं आपकी सारी डिटेल्स लेके आई गारंटी यू अनकंडीशनल हैप्पीनेस, राइट? दैट इज द ओनली थिंग दैट आई गारंटी टू ऑल माय क्लाइंट्स. मैं नहीं जानता आपकी लाइफ में क्या चैलेंजेस होंगे, क्या सिचुएशंस होंगी, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है. बट माय डियर फ्रेंड्स, आई कैन गारंटी यू वन थिंग दैट आई गारंटी टू ऑल माय क्लाइंट्स, दैट यू विल अचीव 100% अनकंडीशनल हैप्पीनेस. और ये अनकंडीशनल हैप्पीनेस इज ओनली पॉसिबल व्हेन वी यूज अ कॉम्बिनेशन ऑफ काउंसलिंग्स, स्पिरिचुअल नॉलेज, हिप्नोथेरेपी, और हम इसमें साथ में हम मेडिटेशन, मेडिटेटिव टेक्निक्स भी हम लोग यूज करते हैं. बहुत सारी चीजें हम लोग यूज करते हैं इसके अंदर. बट आई गारंटी वट एवर इज बेस्ट फॉर यू आई विल डू, बट यू विल अचीव एन अनकंडीशनल हैप्पीनेस. सो ऑन दिस नोट आई invite you, if you need any type of help from me, and wish you a good luck. Thank you.